दो तरीका। पहला तरीका क्या था? पहले तरीके में हमने कंपनी के सर्वर से डेटा उठाया था। दूसरा तरीका ये कि हमने यहाँ पर जो सिस्टम हमारा लगा हुआ है उसमें से हमने वो फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इसके अंदर हम लोगों ने फाइल सेव की थी बैकअप लेकर, ठीक है। तो वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे, देखो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया, अंदर गए, यहाँ पे आप देखिए आपको जो है ना फाइल्स दिखाई दे रही है। ये जो फाइल है ये सर्वर पे से आई है और बस ये उठा के हमको जो है ना कोडिंग कर देंगे। एग्जांपल देता हूं, आपने चेंज किया ईसीएम, ठीक है। आपने एक पुराना सेकेंड हैंड ईसीएम लेकर आया, ठीक है, और सेकेंड हैंड ईसीएम लेकर आके आपने क्या किया कि उसका डीटीसी नहीं देखा और आप कोडिंग कर रहे हो। चलो कोडिंग हो गई, लेकिन उस ईसीएम में पहले से ही थ्रॉटल आउटपुट वोल्टेज का फॉल्ट था। तो क्या होगा? कोडिंग हो गई, ईसीएम काम करना शुरू कर दिया, लेकिन थ्रॉटल खुल ही नहीं रही है। चीजें जो मैं आज के ट्रेनिंग में कवर करने वाला हूं वो आपने यूट्यूब और इंटरनेट पे कभी नहीं देखी होगी, खास करके हिंदी भाषा में, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिएटर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो ये सारी ट्रेनिंग्स कवर करते हैं। नहीं, अमन सिंह डीपीएफ ऑफ की भी ट्रेनिंग हम नहीं देते हैं। जो भी गलत काम है उसकी ट्रेनिंग हमसे मत लीजिए, उनकी ट्रेनिंग कहीं और जाके लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है एक आपको बेहतर टेक्नीशियन बनाने के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं जो होता है ऑन बेंच, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेंच मोड। बेंच मोड में क्या होता है कि होते थे उसके अंदर एक आईसी लगी होती थी जिसको हम लोग कहते थे ई प्रोम। अब ई प्रोम में क्या डेटा होता है आपको भी पता है कि ई प्रोम में एक तो ओडोमीटर का डेटा होता है। अभी भी हम लोग ये स्कैनर जो वो किसी कंट्रोल मॉड्यूल के पास गया, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल मॉड्यूल के पास गया, इसको डेटा मिल गया, तो मैनुअल मोड में क्या होता है कि वो डेटा हमको दिखाता है कि भाई 1 2 3 4 फाइल मिली है, अब आप कौन सा डालना चाहते हो वो देख लीजिए, ठीक है। आपने एक चीज और देखी होगी कि कई बार हम लोग कुछ गलत फाइल डाल देते हैं। अच्छा, ये जो फाइल है ना, हर बार जरूरी नहीं कि ये गाड़ी के बाकी सिस्टम से ही मिली हो, वो आपके स्कैनर के सर्वर से। आज का हमारा टॉपिक है ऑन व्हीकल कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप लोगों ने इससे पहले भी मैंने कोडिंग प्रोग्रामिंग की क्लास जो है वो चलाई थी फ्राइडे के दिन, लेकिन उसमें और आज की क्लास में एक बड़ा फर्क है। वो हमने ऑन टेबल किस तरीके से किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज जो है ऑन व्हीकल को देखिए। आज अगर आप देखोगे स्कैनर लेने के लिए जाओगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये बोल देती है, मतलब सोचती भी नहीं है बोलने से पहले कि हाँ किसी भी गाड़ी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी की कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग जब हम ऑन व्हीकल कर रहे होते हैं, यानी गाड़ी के ऊपर वाया ओबीडी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी होता है। हम किस हद तक उसको कोड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी अगर हमने कुछ गलती कर दी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि ऑनलाइन या ऑन व्हीकल कोडिंग, प्रोग्रामिंग या फ्लैशिंग हम जिसको कहते हैं वो क्या होती है, उसको परफॉर्म अगर आपको करना है तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं आज के ट्रेनिंग में कवर करने वाला हूं वो आपने यूट्यूब और इंटरनेट पे कभी नहीं देखी होगी, खास करके हिंदी भाषा में, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिएटर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो ये सारी ट्रेनिंग्स कवर करते हैं। लेकिन इंडिया में जो है वो ये ट्रेनिंग कहीं कवर नहीं होती। हालांकि ये ट्रेनिंग जो है मैंने मेरी क्लास में पहले कवर की है, जो मेरा मास्टर कोर्स है उसमें कवर की है। 4 से 6 घंटे की टोटल ट्रेनिंग होती है, बट उसका जो एक पार्ट होता है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है। मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से दिख पाए। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ताकि आप लोगों को जो एक्चुअल हमारे आज क्लास का मकसद है वो हम सही तरीके से कर पाए, ठीक है। तो देखिए ऑन व्हीकल, ये याद रखिए, कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है वो 2-3 तरीके की होती है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीकल, ऑन व्हीकल कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग है हमारी। मेरा नाम है फरीद सलमानी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए बताया तो मैं हूं आज का आपका ट्रेनर, ठीक है। इसी के साथ साथ स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में और भी ट्रेनर्स हैं, जैसे कि फैजान सर हैं। फैजान सर हमारे जो है एक्सपर्ट हैं, जो कि ईसीएम में
एक्सपर्ट है, ईसीएम रिपेयरिंग, रीप्रोग्रामिंग, कोडिंग, ऑन टेबल वाला जो सारा काम है वो वही सारा देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे एक और ट्रेनर हैं जिनका नाम है सुशांत सर। सुशांत सर जो है वो एकेडमिक्स में हमारे एक्सपर्ट हैं, एकेडमी रिलेटेड, यानी कि जितनी भी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी भी बाकी की ट्रेनिंग्स होती है वो सुशांत सर कवर करते हैं। हमारा एक डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव सर्विस एक्सेलेंस। अगर आप ये डिप्लोमा ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी टीम को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। ये हमारे एक और ट्रेनर हैं जो कि चेतन सर हैं। चेतन सर जो हैं वो दोनों ही ईसीएम रिपेयरिंग के और हमारे साथ के साथ व्हीकल डायग्नोसिस के भी ट्रेनर हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कोडिंग प्रोग्रामिंग ऑन व्हीकल कैसे की जाएगी, उससे पहले हमको टाइप ऑफ कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला जो कोडिंग या प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है ऑन व्हीकल या फिर वाया डीएलसी, जो हम लोग वाया ओबीडी करते हैं। ये वाले इमेज में आप देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वाया ओबीडी। वाया ओबीडी यानी कि आप 16 पॉइंट डीएलसी के जरिए ही कोडिंग प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी। एक और प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं जो होता है ऑन बेंच, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेंच मोड। बेंच मोड में क्या होता है कि आप यहां पर क्या हो रहा है व्हीकल में कि आप वाया ओबीडी कर रहे हो, जो भी कंट्रोल मॉड्यूल आपको प्रोग्राम करना है खोलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप वाया ओबीडी करोगे, ऑन व्हीकल करोगे, ठीक है। बेंच मोड में क्या होता है, आप कंट्रोल मॉड्यूल को बेंच पर लेकर आते हो और इस तरीके से पिन आउट्स के जरिए एक कंट्रोल, जैसे कि ये इस वाली इमेज में आप जो देख रहे हो ये है मल्टीप्रोब। तो मल्टीप्रोब के जरिए एक प्रोग्रामर होता है, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है जो ऑन टेबल के लिए असाइन होता है, जिसमें बाकी के भी फंक्शंस होते हैं। तो ये मल्टीप्रोब के जरिए यहां पर हो रहा है, इसको हम कहते हैं बेंच मोड या फिर वाया पिन आउट, ठीक है। पिन आउट के जरिए भी आप कर सकते हो, ये जैसे कि आपने देखा कि ईसीयू के पिंस वगैरह जो हम लोग लगाते हैं। तीसरा जो हमारा मोड होता है वो होता है बूट मोड, ठीक है। बूट मोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है, याद रखिए। मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूं आपको लिमिटेशंस क्या है। जैसे कि बूट मोड पे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना हमें पिंस लगाने होते हैं, और आपकी जो आईसी होती है, आईसी के आसपास जो है ना कुछ प्रोग्रामिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां से हम लोग डेटा जो है ना रीड और राइट करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बूट मोड। अब अगर आप लोग ये तीनों मोड सीखना चाहते हो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, टुडे वी आर कवरिंग दिस वन, ठीक है। आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप बेंच मोड प्रोग्रामिंग भी सीखें, आप चाहते हो कि आप बूट मोड प्रोग्रामिंग भी सीखें, तो उसके लिए आप हमारे ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग की जो ट्रेनिंग है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमने ये दोनों जो पार्ट है, क्योंकि ये ऑन टेबल वाला पार्ट है, तो ऑन टेबल वाला पूरी ट्रेनिंग जो है वो ईसीएम रिपेयरिंग की इसमें होती है। बूट मोड में होता क्या है कि जो फाइल्स है, अगर आपका बोर्ड पूरी तरीके से, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए समझ लीजिए कि अगर आपको ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग करनी है या कोडिंग करनी है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो व्हीकल है वो एकदम सही कंडीशन में होनी चाहिए। व्हीकल शुड बी इन ग्रेट कंडीशन, राइट है। अब व्हीकल के सारे बैटरी से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ये सब ओके होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में व्हीकल नहीं है, आपके पास सिर्फ ईसीयू आया है और आप ईसीयू को ही प्रोग्राम करना चाहते हो, कोई फाइल उसमें नहीं डालने चाहते हो, मॉडिफाइड फाइल डालना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग बेंच मोड पे भी जाते हैं। अब बेंच मोड में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपका ईसीयू जो है वो पूरी तरीके से शुड बी इन ग्रेट कंडीशन, मतलब कि ईसीयू बढ़िया तरीके से काम करता रहना चाहिए। अगर ईसीएम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बेंच मोड पे प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है, इस चीज को याद रखिए। वाया पिन आउट जो है हम वो रीड राइट नहीं कर पाएंगे अगर ईसीयू के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब अगर आपका व्हीकल पे आप नहीं कर सकते हो, आपका ईसीयू भी सही कंडीशन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना आईसी के पास से ये जो बूट मोड होता है, बूट पॉइंट से हम लोग सीधा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड करके किसी और इसके अंदर हम लोग राइट कर सकते हैं। ये होता है आपका बूट मोड, ओके। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि वाया ओबीडी जब आप ट्रेनिंग मतलब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो वाया ओबीडी आप सिर्फ जो है ना फ्लैश फाइल और फ्लैश मेमोरी, सिर्फ ये दो ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से यहां भी फ्लैश फाइल और फ्लैश मेमोरी,
ये दो ही चीज आप यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन बूट में क्या होता है, आपकी जो हेक्स फाइल होती है वो भी यहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है वो बूट मोड पे आ जाती हैं। और यही एक वजह होती है कि प्रोग्रामिंग को सही तरीके से समझना होता है। जब कोई कंपनी कहती है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, तो आपको इस चीज की समझ चाहिए कि ये जैसा भी ये मल्टीप्रोग है, तो मल्टीप्रोग का एक अच्छी बात क्या है कि मल्टीप्रोग में तीनों हो जाते हैं। आपकी फ्लैश मेमोरी भी रीड हो जाएगी, फ्लैश फाइल भी, और ये हेक्स फाइल भी निकालता है। और ये जो प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामर आपकी हेक्स फाइल को रिपेयर भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसके अंदर थोड़े बहुत बग्स हैं तो ये उसको निकाल भी सकता है। ये हो गया प्रोफेशनल प्रोग्रामर। लेकिन आप बोलोगे कि मैं कोई वाया ओबीडी वाला प्रोग्रामर ले लूं और उससे मैं हेक्स फाइल को मॉडिफाई कर सकूं। हाँ, मोड होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के। अब आज हम लोग कौन सा कर रहे हैं, हम लोग ये वाला कर रहे हैं। तो प्लीज इसी पे ध्यान दीजिए। तो हमारी जो ट्रेनिंग है ईसीएम रिपेयरिंग प्रोग्रामिंग, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा समझ लेते हैं कि क्या निकाल सकते हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी के लिए आपने देखा होगा पुराने जो बोर्ड होते थे उसके अंदर एक आईसी लगी होती थी जिसको हम लोग कहते थे ई प्रोम। अब ई प्रोम में क्या डेटा होता है आपको भी पता है कि ई प्रोम में एक तो ओडोमीटर का डेटा होता है। अभी भी हम लोग इसको निकाल के लोग उल्टे सीधे काम भी करते हैं, मतलब कि ओडोमीटर डाउन करना वगैरह का काम भी करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना व्हीकल के बेसिक इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, आपकी एएफआर भी इसके अंदर दिया जाता है। ऐसे डिपेंड कर रहा है कि ये आप ईसीएम से निकाल रहे हो या कौन से कंट्रोल मॉड्यूल से निकाल रहे हो उसके हिसाब से। तो ये जो ई प्रोम के अंदर फाइल होती है इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश मेमोरी। अब फ्लैश मेमोरी क्या होती है, अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इनसाइड द ईसीयू एंड मेनी इलेक्ट्रॉनिक दैट कीप्स डेटा इवन व्हेन पावर इज ऑफ। तो आपने देखा भी होगा कि इसके अंदर से डेटा निकालने के लिए हमें पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ये डेटा जो है हम लोग बिना पावर के भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज यहाँ पर हमें मिल जाती है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा क्या कहाँ पे लगा होता है, शोल्डर एज अ माइक्रोचिप ऑन द ईसीयू। यही वाली फाइल, यही वाली चिप है। इसके अलावा अभी जो नए वाले बोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर ये फ्लैश मेमोरी के लिए ई प्रोम ना देते हुए एक अलग से आईसी आती है जो एमसीयू और मेमोरी दोनों का काम, यानी कि फ्लैश मेमोरी और फ्लैश फाइल दोनों उसके अंदर स्टोर कर सकती है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, जैसे फर्मवेयर हो गया। ईसीयू का एक फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर मतलब क्या, आपने देखा होगा कि आपके जो ईसीएम होते हैं या फिर आपके जो फोन है, तो फोन में ना बार बार जो है 4-6 महीने में एक अपडेट आ रहा होता है और आप सोचते हो कुछ तो बदला नहीं है, बार बार अपडेट कर रहा हूं। वो अपडेट जो है ना आपके ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसका आपका अपडेट होता है, उसको हम कहते हैं फर्मवेयर अपडेट। तो ये फर्मवेयर का पूरी डिटेल जो है आपकी फ्लैश मेमोरी में होती है। मैप्स वगैरह हो गए, जैसे कि आपने ईसीयू को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो यहाँ पर मिल जाता है। कैलिब्रेशन डेटा, जैसे आपके सीकेपी का कैलिब्रेशन है, कैम सेंसर का कैलिब्रेशन है, इनकी जो कैलिब्रेटेड वैल्यू होती है आपकी टीडीसी के लिए, बीडीसी के लिए, ये जो वैल्यू होती है उन सब का डेटा भी जो है आपकी फ्लैश मेमोरी में होता है। ठीक है ना, फ्लैश मेमोरी क्यों चाहिए, इट कैन बी इरेज्ड एंड रीराइट। तो क्या होता है, देखो ई प्रोम का मतलब ही होता है ई प्रोम का मतलब ये होता है इरेजेबल एंड रिप्रोग्रामेबल फाइल, आपका ये चिप। ठीक है, तो इसको आप रीड राइट जितनी भी बार चाहो आप कर सकते हो, इसमें जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और इसको बिना निकाले भी आप रीड राइट कर सकते हो, वाया पिन आउट भी। और बाहर निकाल के किसी बोर्ड के ऊपर रख के सिंपल से इसके टांगे जो ये दिखाई दे रही है आपको, 8 लेग दिखाई दे रहे हैं, इन 8 लेग को सही तरीके से लगा के भी आप इसकी प्रोग्रामिंग जो है कर सकते हो, डेटा रीड राइट कर सकते हो। बेसिकली इसको किसी पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन जो है हम लोग सिर्फ इसी को एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सेस। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है जो होती है हमारी फ्लैश फाइल। अब फ्लैश फाइल क्या होती है, अ डिजिटल फाइल दैट कंटेन्स द एग्जैक्ट डेटा टू बी रिटन इनटू द ईसीयू फ्लैश मेमोरी। यहां पर आपकी जो है ना ये होती है डेटा कि फ्लैश मेमोरी में क्या डेटा हमको डालना है। और ये आपके ज्यादातर टाइम जो है एमसीयू या फिर जो मेन आईसीज होती है जिनके अंदर किसी ना किसी फंक्शन को चलाने के लिए
पूरा आईसी लगाई होती है। जैसे कि Hyundai के बोर्ड में आपने देखा होगा कि ईसीएम के लिए एक एमसीयू आता है और फिर टीसीएम के लिए भी एक एमसीयू आता है, राइट है ना। तो इस ईसीएम में क्या होगा, है ये ईसीएम के ऊपर ही, लेकिन इस ईसीएम में क्या होगा, दो फ्लैश फाइल हमको मिलेगी और दोनों फाइल जो है वो, अब देखो इसके अंदर भी क्या है, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मैप्स एंड कैलिब्रेशन, सिक्योरिटी डेटा भी इसी के अंदर होता है। अब सिक्योरिटी डेटा क्या होता है, विन नंबर हो गया, इमोबिलाइजर हो गया, ये सारा कोड जो है यहाँ पर होता है। अब एक चीज याद रखिए कि जब आप वाया व्हीकल काम कर रहे हो, सॉरी ऑन व्हीकल जब आप काम कर रहे हो किसी टूल को लेकर, तो ये सिर्फ इन्हीं तक जा सकता है, इसी सॉफ्टवेयर तक जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये बिन हो गया, हेक्स हो गया, S19, FRF, डॉट्स, ये सारे फॉर्मेट्स है जिन फॉर्मेट में आपके ईसीयू के अंदर डेटा जो है, जो सॉफ्टवेयर है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो आई होप अब याद रखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आपका बोर्ड अगर डेड है, अगर ये डेड हो गया, तब आपको इसमें से अगर फाइल निकालनी है, समझ लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, सर्किट बन ही नहीं रहा है, क्योंकि पिन आउट के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे पिन बनाओगे तो यहाँ से लाइन आके इसको कनेक्ट तो करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है तो उस केस में हम यहाँ से, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, अगर आपको दिखाई दे तो छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। यहां से भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली यही वाले, बट ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहां से हम लोग जो है ना डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खास करके वो एमसीयू के आसपास मिलेंगे। देखो इस एमसीयू के पास भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसके पास भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना पॉइंट होते हैं जिनको हम बूट पॉइंट कहते हैं, उन बूट पॉइंट के जरिए जो है हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फ्लैश फाइल और फ्लैश मेमोरी का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि प्रोग्रामिंग का मेथड क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग का मेथड समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीपीआई क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोडिंग, उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग या फ्लैशिंग। अब एक चीज याद रखिए, प्रोग्रामिंग और फ्लैशिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है, मोर और लेस सेम ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। अब जैसे ये लिखा हुआ है सीपीआई, इसको इसी सीक्वेंस में हमें करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कोडिंग कब करते हैं, और ये कोडिंग किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ईसीयू की कोडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ईसीयू या ईसीएम। जब मैं ईसीयू लिख रहा हूं तो उसका मतलब कोई भी ईसीयू हो सकता है, एबीएस, एयरबैग, ईपीएस, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है, इमोबिलाइजर, किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल में हम लोग कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने एक समझ लीजिए गाड़ी में आपने एबीएस को चेंज किया, ठीक है। अब एबीएस को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। तो कोडिंग कब करनी पड़ेगी उसका भी एक तरीका है, लेकिन अगर मुझे करनी पड़ेगी, यानी कि बिना कोडिंग किए या प्रोग्रामिंग किए मेरा जो कंट्रोल मॉड्यूल है एबीएस वो काम नहीं करेगा, तो उस केस में क्या है, सबसे पहले आपको कोडिंग करनी है, ठीक है। और कोडिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो आपका जो मॉड्यूल है वो सेम पार्ट नंबर का होना चाहिए। अगर आप सेम पार्ट नंबर का नहीं ला रहे हो तो कोडिंग नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि कोडिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ECUs। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एबीएस चेंज कर रहे हो ना, तो एबीएस इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे बाकी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में यही कम्युनिकेशन बनाने का काम किया जाता है। और अगर आपका मॉड्यूल सेम नहीं होगा, पार्ट नंबर सेम नहीं होगा, तो ये कोडिंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि बाकी के कंट्रोल मॉड्यूल जो है इसको नहीं पहचानेंगे। उनका ऐसा कहना रहेगा कि यार इसको तो हम लोग जानते ही नहीं है, राइट है ना। ठीक है, तो ये जो चीज है याद रखिए, जब आप कंट्रोल यूनिट या ईसीयू कोडिंग कर रहे हो, आपने चेंज किया, सेम पार्ट नंबर का लाइए, कोडिंग कीजिए, कोडिंग करोगे आपका काम बन जाएगा, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोडिंग के बाद में जब आपने कर दिया तो आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा,
इनिशियलाइजेशन क्या होता है मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कोडिंग। कोडिंग के बाद अगर दिस इज इफ इट इज सक्सेसफुल तो आप जाएंगे इनिशियलाइजेशन पे। लेकिन अगर आपका मॉड्यूल नंबर या सेम पार्ट नंबर का नहीं है मॉड्यूल, तो उस टाइम पे हमें करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग बेसिकली वो डेटा होता है जो कि इस व्हीकल को अडेप्ट करने के लिए आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रोग्रामिंग की फाइल देखते हो तो इसका दो रीजन होता है। प्रोग्रामिंग करते वक्त मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। प्रोग्रामिंग करते वक्त बस एक चीज को याद रखिए, कोडिंग में क्या हो रहा था, कोडिंग में सिर्फ कम्युनिकेशन बिल्ड किया जा रहा था, कोई भी डेटा इधर से उधर नहीं हो रहा था। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में डेटा यहां से वहां इस तरीके से स्विच होता है। और यही वजह है कि प्रोग्रामिंग पे तभी जाना है जब आपका कोडिंग से काम नहीं बना। ठीक है, और प्रोग्रामिंग हो गई तो उसके बाद में वापस से आप प्रोग्रामिंग के बाद कहां जाएंगे, इनिशियलाइजेशन पे। तो ये सीपीआई का एक मेथड होता है। कभी भी अगर आपके पास प्रोग्रामर भी है, आप किसी भी गाड़ी पे काम कर रहे हो आज के टाइम पे, चाहे इंडियन ब्रांड हो या प्रीमियम ब्रांड हो, इंडिया में हो या आप इंडिया के बाहर हो, कहीं भी आप अगर ये काम कर रहे हो तो ये एकदम बहुत ही आराम से और बहुत समझदारी के साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए कोडिंग को थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। समझ लीजिए कि मैंने एक, तो कोडिंग, हमें कोडिंग में होता क्या है उसको पहले समझिए। देखिए यह कब जरूरत पड़ती है, देखो व्हाट इज कोडिंग, प्रोग्रामिंग, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कोडिंग को। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, व्हीकल सिक्योरिटी एंड एंटी थेफ्ट सिस्टम। अगर आप गाड़ी का कोई भी सिस्टम जिसके अंदर व्हीकल सिक्योरिटी डेटा है, यानी कि विन नंबर वगैरह आ जाता है, या फिर एंटी थेफ्ट सिस्टम डेटा है, ये अगर आप रिप्लेस करते हो, कब जरूरत पड़ेगी, आफ्टर रिप्लेसमेंट। एंड यही सबसे बड़ा फर्क है, प्लीज याद रखिए। ठीक है, तो ये जो रिप्लेसमेंट आप देख रहे हो, रिप्लेसमेंट के बाद में आपने कौन सा मॉड्यूल, अब यहां पे दो चीजें देखिए। जैसे कि मेरा जो नया मॉड्यूल है वो है आ, आपका इमोबिलाइजर। ठीक है, अब इमोबिलाइजर में क्या हो गया कि इमोबिलाइजर के अंदर एंटी थेफ्ट डेटा होता है। ओके, गाड़ी का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है। अब ये कम्युनिकेशन हमें कोडिंग करके बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब तक नया वाला मॉड्यूल आपके बाकी के ईसीयू जो है वो पहचानेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अब कोडिंग में क्या हो रहा है, कोडिंग के अंदर हम इस इमोबिलाइजर को कोड करते हैं। वो कोड फिर आपका समझ लीजिए ये ईसीएम है, तो ये ईसीएम आइडेंटिफाई करता है। जब ये आइडेंटिफिकेशन होता है तो इसके अंदर सिर्फ वन में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, यानी जो कोडिंग है आपके स्कैनर के द्वारा सीधा इमोबिलाइजर के अंदर डाली जा रही होती है। कोडिंग का मतलब यही है कि वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या, सिक्योरिटी। उसके बाद कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हीकल फीचर्स। अब समझ लीजिए कि आपको, और ये भी कोडिंग के अंदर आता है, याद रखिए। आप चाहते हो कि भाई कंपनी ने, या ओईएम में ऐसा होता है ज्यादातर टाइम, कि कोई नया फीचर दे दिया। जैसे पहले बीएमडब्ल्यू के अंदर आपका एप्पल कारप्ले नहीं आता था, ठीक है, पर अब आने लगा। तो अब बीएमडब्ल्यू क्या करेगा, नया वाला तो उनको इंफोटेनमेंट सिस्टम देगा नहीं जिसमें एप्पल कारप्ले आए, तो बीएमडब्ल्यू उनको बुलाएगा और सिंपली एक नया वाला सॉफ्टवेयर जो है या फिर एक नया कोड जो है वो एग्जिस्टिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर वो डाल देगा। ठीक है, और इसको हम लोग जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं कहते बेसिकली, इसको हम लोग सिर्फ कोडिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ा है तो फिर उसको हमें वापस से कोडिंग नए वाले को करनी पड़ेगी ताकि बाकी के कंट्रोल मॉड्यूल जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कोडिंग करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सभी कंट्रोल मॉड्यूल को ये बताते हैं, भैया इसके अंदर जो है ना नया इमोबिलाइजर लगा है और उसकी आईडी ये है। ठीक है, हम सबको यही बताते हैं। या फिर पुराने वाले मॉड्यूल के अंदर हम जो है ना नए वाले मॉड्यूल के अंदर पुराना वाला कोड डाल देते हैं, जिससे बाकी सब लोग उसको पहचानना शुरू कर देते हैं और कम्युनिकेशन बन जाता है। अब कोडिंग की एक बात और समझिए, कोडिंग जो है ना सबसे सेफेस्ट फॉर्मेट होता है जब भी हम लोग गाड़ी के ऊपर ऑन व्हीकल जब हम काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कभी भी किसी गाड़ी के किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को
अगर आपने चेंज किया है तो प्लीज सबसे पहले कोडिंग ही कीजिए, क्योंकि कोडिंग ही पहले की जाएगी। अगर कोडिंग से काम बन गया तो कुछ मत कीजिए, उसके बाद सिर्फ इनिशियलाइजेशन करके आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है प्रोग्रामिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोडिंग क्या होती है। इसके बाद आता है हमारा प्रोग्रामिंग। अब देखिए प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग में थोड़ी चीजें अलग हो जाती है। ओके, सबसे पहले ECU इज जस्ट हार्डवेयर विदाउट प्रोग्रामिंग। तो अगर आपने कोई नया कंट्रोल यूनिट डाला है और वो कंट्रोल यूनिट ब्लैंक है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नया वाला सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, राइट। अब उसके लिए आप कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने कुछ चीजें बताई है वो इसलिए भी बताई है क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो केबल है ये प्रोग्रामिंग विदाउट केबल होता नहीं है। फिर प्रोफेशनल केबल का टूल चाहिए आपको। आप किसी भी नॉर्मल से टूल से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैं कुछ उसके वजह भी आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या है कि समझ लीजिए एक लैपटॉप है, लैपटॉप आपने खरीद लिया लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं, तो क्या करोगे आप, उसका कुछ भी नहीं। तो जब ब्लैंक ECU होता है ना, तो उस टाइम पे भी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर आपने रॉन्ग जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपने रॉन्ग पार्ट नंबर का ECU लेकर आया है जिसको बाकी लोग नहीं पहचान रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है उसको समझिए। देखिए जब आप समझ लीजिए कि आपने जो हेड यूनिट है आपका, ठीक है, हेड यूनिट आपने लेकर आया, पार्ट नंबर अलग है। अब पार्ट नंबर से क्या पता चलता है, पार्ट नंबर से ही पता चलता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अब ये जो पार्ट नंबर है आपने लगा दिया, आप कोडिंग कर रहे हो लेकिन आपकी व्हीकल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ऐसा डेटा चढ़ाना पड़ेगा जो व्हीकल एक्सेप्ट कर सके। लेकिन वो डेटा आपके स्कैनर को कहां से मिलेगा, तो स्कैनर क्या करता है पता है, स्कैनर जो है ना वो हर एक कंट्रोल मॉड्यूल के पास जाता है। तो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं और इसीलिए प्रोग्रामिंग में लगता है समय, ठीक है। तो स्कैनर क्या करेगा, ECM के पास जाएगा और ECM से पूछेगा कि भाई आपके पास में हेड यूनिट का पुराने वाले का नंबर है क्या। उसने बोला नहीं भाई मेरे पास नहीं है। वो जाएगा आपके समझो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ने बोला हाँ मेरे पास है। तो जब ECU जब स्कैनर अपना इसके पास गया, तो वो आपने एक चीज देखा होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब वगैरह पे, तो पहले वो बफर 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 करता है और उसके बाद आपको 1 2 3 4 फाइल दे देता है, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 फाइल आप देख रहे हो, आपको बोलता है इसमें से चूज करो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि पहले उसने रीड किया, और रीड कहां से किया वो हमको नहीं पता है। उसने सभी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ पास में गया है, वो BCM के पास गया है, आपका इमोबिलाइजर के पास गया है, गेटवे के पास गया है, ठीक है। ऐसे करके आपके हर एक कंट्रोल मॉड्यूल के पास गया है वो, और जहां पे उसको डेटा मिल गया वो आपको फाइल देता है चूज करने के लिए। अगर एक फाइल मिली तो एक फाइल। अच्छा एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऑटो मोड पर ही प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑटो मोड की प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि जब आप किसी कंट्रोल मॉड्यूल के, आपका स्कैनर जो वो किसी कंट्रोल मॉड्यूल के पास गया, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल मॉड्यूल के पास गया, इसको डेटा मिल गया, तो मैनुअल मोड में क्या होता है कि वो डेटा हमको दिखाता है कि भाई 1 2 3 4 फाइल मिली, अब आप कौन सा डालना चाहते हो वो देख लीजिए, ठीक है। आपने एक चीज और देखी होगी कि कई बार हम लोग कुछ गलत फाइल डाल देते हैं। अच्छा ये जो फाइल है ना, हर बार जरूरी नहीं कि ये गाड़ी के बाकी सिस्टम से ही मिली हो, वो आपके स्कैनर के सर्वर से भी आती है। तो वो दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि स्कैनर ने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से डेटा मिल गया, मैनुअल मोड में उसने क्या दिखाया था, आपको पूछा था कि भाई कौन सा डालो। लेकिन ऑटो मोड में क्या होता है, वो आपको पूछता नहीं है, ये है फर्क। ऑटो मोड में वो क्या करता है, उसको फाइल मिल गई और रीड कर ली, और रीड करने के बाद वो सीधा राइट करना शुरू कर देगा, कहाँ पे, हमारे हेड यूनिट में। और यहाँ पर जब ये राइट हो रहा होता है ना, ये सबसे क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी व्हीकल पे काम करते वक्त। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये जो हेड यूनिट का पार्ट नंबर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से उठा के यहाँ पर डाला जा रहा है। तो एक एट ए टाइम, सेम टाइम पे दो कंट्रोल मॉड्यूल, पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा हेड यूनिट, इन दोनों में फाइल की अदला बदली चल रही है, ठीक है। और ये जो अदला बदली चल रही है, यहां पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है, यानी कि ये दोनों सिस्टम जो है वो डेड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तरफ से फाइल निकाली जा रही है और दूसरी तरफ फाइल डाली जा रही है।
उसके बाद में जब ये फाइल डाल के हो जाती है तो इसको सेव भी करना होता है, ठीक है ना। और यही वो प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब ये हो गया जिसमें आपका स्कैनर क्या कर रहा है, स्कैनर हर एक कंट्रोल मॉड्यूल के पास जा रहा है, पूछ रहा है तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, तेरे पास है क्या, सबको पूछा उसने, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जो कि कंपनी इसी तरीके से बिल्ड कर रही है, यानी कि जब उन्होंने ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग देना शुरू किया था, J2534 जब हमारा आया था, J2534 J2534 प्रोटोकॉल जब आया था, तो शुरुआत में किसी भी मल्टी ब्रांड स्कैनर के पास में कोई डेटा नहीं था प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जो भी मार्केट में थोड़ी बहुत फाइल्स अवेलेबल थी वो उन्होंने दे दिया था। तो उन्होंने यही तरीका अपनाया कि भाई ऑनलाइन जब कनेक्टेड होगा और जब फाइल एक्सट्रैक्ट की जाएगी, तो ये फाइल जो है ना, स्कैनर जो है वो अपने, स्कैनर की कंपनी जो वो अपने सर्वर पे भी सेव कर लेगा, ठीक है, यूनिक आईडी के हिसाब से सेव कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोग्रामिंग करोगे और सेम मॉडल पे करोगे, तो ये क्या करेगा, आपको दो फाइल दिखाएगा, पहले वाली भी दिखाएगा और दूसरी वाली भी दिखाएगा, जो उसके पास पहले से सेव्ड है वो भी दिखाएगा। और वो कहां पर होता है, वो होता है उसके सर्वर पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो सबसे पहले स्कैनर क्या करेगा, स्कैनर अपने सर्वर से कनेक्ट करेगा और सर्वर पे वो फाइल ढूंढेगा, ठीक है। अगर उसको वो फाइल मिल गई तो वो आपको 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दे देगा कि भाई ये वाली फाइल चाहिए, ये वाली फाइल चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। आप जो क्लिक करोगे उसके हिसाब से वो करेगा। अब एक चीज याद रखिए, ना तो आपके स्कैनर को ये पता है कि भाई ये वाली फाइल है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, और ये वाली फाइल है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, और ना ही आपको ये पता है, ठीक है। तो ये जो पूरा काम होता है वो गैस वर्क पे होता है। अगर कभी ऐसा हो कि भाई आपने कोई फाइल डाली, तो एसी जो है पहले काम कर रहा था, वर्किंग था, लेकिन ऑटो मोड काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि आपने प्रोग्रामिंग की, हो सकता है उसका जो डेटा है वो पुराना वाला हो, इस गाड़ी के हिसाब से ना हो, आपने प्रोग्रामिंग की, अब एसी ऑटो मोड काम कर रहा है लेकिन एसी की कूलिंग बंद हो गई। ये कैसे हुआ, तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कुछ समय दे दीजिए डेटा को प्रोसेस होने का, ठीक है। और फिर 2 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वापस से प्रोग्रामिंग कीजिए, और उसके अंदर एक तो पहले वाली फाइल डाल दीजिए, आप पुरानी वाली फाइल उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर आप सिंपली कोई और फाइल डाल के देखिए कि ये जो एसी का कूलिंग है वो ठीक हुई कि नहीं हुई, और ऑटो मोड भी चालू हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, वो ये कि अगर आप ऑन व्हीकल कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा रिस्की होती है। और रिस्की क्यों होती है प्रोग्रामिंग, अच्छा फ्लैशिंग भी यही होती है। तो आप लोग बोलोगे कि सर फ्लैशिंग क्या होती है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज फ्लैशिंग। जिन्होंने महिंद्रा और टाटा में फ्लैशिंग की उन लोगों को पता है कि यही फ्लैशिंग होती है। तो रिस्की क्यों है, क्योंकि जब ये डेटा हम लोग निकाल रहे होते हैं ना, ऐसे में अगर कहीं पे भी कुछ भी थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो फेल हो जाएगा, और ना डेटा इसके पास रहा ना इसके पास रहा, वो बीच में ही करप्ट हो गया। तो ये भी डेड हो गया और ये भी डेड हो गया। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्रोल मॉड्यूल की कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहे थे। अगर आप ईसीएम की कर रहे हो और डेटा टीसीएम में से आने वाला था, तो टीसीएम भी गया और ईसीएम भी गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा हो जाए आपसे तो क्या करेंगे, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो घबराइए मत, ठीक है। कुछ गाड़ियां छोड़ के, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लिख देता हूं, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। और वो क्या है, वो है हमारा बेंज, मर्सिडीज बेंज में एक सिस्टम आता है, यानी पूरी गाड़ी के अंदर वही कंट्रोल यूनिट्स लगे होते हैं जिसको कहते हैं FBS4। अगर आपको किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल पे बेंज की ये FBS4 दिखाई दे, तो मेरी क्लियर वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, इसको कोडिंग या प्रोग्रामिंग जैसा कुछ भी मत कीजिए। पहली चीज तो FBS4 के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं ये नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। नॉन प्रोग्रामेबल होता है, यानी एक ही बार प्रोग्राम होंगे, दोबारा प्रोग्राम नहीं होंगे। तो पहले वो प्रोग्राम हो चुके हैं, जब गाड़ी बनाई गई थी उस वक्त वो प्रोग्राम हो चुके हैं, अब वो दोबारा प्रोग्राम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा,
तो जब आप स्कैन करते हो तो मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन आती है, मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन में जाके देखिए कि FBS4 तो नहीं है, ठीक है। ये आपका GL ML इन सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। नई वाली जो S क्लास आ रही है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक। लेकिन अगर आप कभी आपसे गड़बड़ हो जाए, तो अगर आपने बेंच में गड़बड़ कर दी तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, मगर किसी के पास होगा तो आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसमें मैं खुद फंस चुका हूं और मैंने इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड सारा जोर लगा लिया था, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में कंपनी में भेज के काम करवाना पड़ा और मुझे सीधा सीधा 3 लाख का खर्चा आया था, ठीक है। क्योंकि ये ECU ही नॉन प्रोग्रामेबल था, कंपनी में नया ECU लेके और उसके अंदर कंपनी के सर्वर से, यानी जर्मनी से सर्वर से डेटा डाल के ही गाड़ी चालू करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस केस में तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको भूल जाइए, FBS4 लिख के रखिए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि अगर बाकी के मॉड्यूल्स में या बाकी की गाड़ियों पे अगर आपसे ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। कुछ समय के लिए इग्निशन को जो है ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बैटरी नेगेटिव निकाल दीजिए, ओके। और उसके बाद में जो है आप अपना एक बार देखिए कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उस केस में बार बार रीप्रोग्रामिंग मत कीजिए। जितनी बार आप रीप्रोग्रामिंग अटेम्प्ट करोगे उतनी बार आपके मॉड्यूल जो है बाकी के में भी प्रॉब्लम आना शुरू होगा। पैनिक मत कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए उसको, वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई होप यहां तक आप लोगों को प्रोग्रामिंग और कोडिंग में हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप ये समझते हो ना कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो आपको पता है कि मैं किस हद तक काम कर सकता हूं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखने वाली है कि आप चाहे किसी भी गाड़ी की प्रोग्रामिंग कीजिए, मैं स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कई बार कंपनी क्या करती है पता है क्या, स्कैनर की कंपनी की बात कर रहा हूं, वो लोग कोडिंग को भी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग को जो है वाया ब्लूटूथ भी किया जा सकता है। आपको अगर वायर्ड कनेक्शन है तो वायर्ड कनेक्शन भी किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली वायर्ड कनेक्शन में ही होनी चाहिए। और उसका रीजन ये है कि वायर्ड कनेक्शन जो है वो फास्टेस्ट फॉर्मेट होता है प्रोग्रामिंग के लिए। और ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ में डिस्टरबेंस पैदा हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ब्लूटूथ वाला डिवाइस अगर आपके पास है तो उसको मत कीजिए। इस तरीके का केबल आता है, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं उनमें वो केबल आता है। अगर आप इमोबिलाइजर का ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे ये RFID आता है, इसलिए भी केबल होता है। RFID जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है। ये एक प्रोग आता है, प्रोग्रामर ही होता है शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इस तरीके के सोफिस्टिकेटेड VCI या फिर J बॉक्स आते हैं, ठीक है। इनका ही इस्तेमाल किया जाता है और इनमें भी ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, लेकिन इसको भी वायर के जरिए ही हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो ऑन व्हीकल प्रोग्रामिंग करते टाइम पे सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है, क्योंकि मॉड्यूल सब जगह से प्रोग्रामिंग चल रही होती है, रीड राइट चल रहा होता है, इसमें डेटा लॉस होने का सबसे ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आई होप प्रोग्रामिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है इनिशियलाइजेशन। अब देखिए, इनिशियलाइजेशन जो है ना वो बहुत जरूरी है जब भी आप कोडिंग कर रहे हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो। और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहला तो जो कंट्रोल मॉड्यूल आपने नया लगाया है उसको आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा बाकी के कंट्रोल मॉड्यूल के साथ में। अब सिंक्रोनाइज करने का मेरा मतलब क्या है, देखो जैसे अभी आप ये आपने समझ लीजिए कि सनरूफ का मॉड्यूल चेंज किया और आपने कोडिंग कर दी, ठीक है। तो कोडिंग करने के बाद में आप देखोगे कि वो सनरूफ ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसका एक अलग से सेंसर भी आता है, राइट, जो रेन सेंसर होता है, ताकि अगर बारिश हो रही है और सनरूफ खुला हुआ है तो ऑटोमेटिक बंद हो सके। तो ये आपका जो कैलिब्रेशन वाला पार्ट है इसी को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। आप अगर जैसे सेंसर और एक्चुएटर की पोजीशंस को लर्निंग करनी होती है, तो ये सब कुछ जो है ना इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अडेप्टिंग टू वेयर एंड टॉलरेंस, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ भी पहले वाला, जैसे कि आपने ECM चेंज किया। अब देखिए ECM चेंज करने में भी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ECM चेंज करते हैं,
कोडिंग करते हैं, ठीक है, और कस्टमर को गाड़ी दे देते हैं, गाड़ी दे दी। अब क्या होता है, कस्टमर कई बार कंप्लेंट लेकर आता है, यार पहले जैसा माइलेज नहीं दे रही है, पहले जैसा पिकअप नहीं दे रहा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपने जो नया वाला ईसीएम लगाया है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा का पूरा फ्रेश सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हमारा पुराना वाला जो ईसीएम था, ये चल चुका था 80,000 किलोमीटर इंजन जो है। तो ये पुराने वाले ईसीएम के पास में 80,000 किलोमीटर में जितने भी पार्ट्स में जो भी धीरे धीरे टॉलरेंस पैदा होता है, ठीक है। देखिए इंजेक्टर धीरे धीरे 100% पे से 80% पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये पुराने वाले ईसीएम के पास में ये सब डेटा था, लेकिन आपने नया वाला डाला तो वो कैसे काम करवा रहा है उनसे। आपकी ईसीएम की 80 सॉरी इंजेक्टर की ताकत जो है 80% रह गई 80,000 किलोमीटर चलने के बाद में, और नया वाला ईसीएम जो है उसको चलाने पे लगा हुआ है 100 किलोमीटर पे। क्या होगा उसके साथ में, उसकी बैंड बजी पड़ी रह जाएगी, क्योंकि वो करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, माइलेज बहुत ज्यादा मार खाएगा। इसी तरीके से हर एक सेंसर, हर एक मैकेनिकल पार्ट जो है वो लर्न करना पड़ता है। तो इसका एक तरीका क्या है, इनिशियलाइजेशन कहीं पे लिख के नहीं आएगा, ये याद रखिए। जैसे आप स्कैनर के अंदर कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग एक तो जैसे अगर ईसीएम है तो हमने थ्रॉटल लर्निंग कर दी। अगर आप लोगों को याद होगा तो मारुति की जो डीजल इंजन आते थे उनमें जब आप ईसीएम चेंज करते थे तो आपको 100% इंजेक्टर कोडिंग करनी पड़ती थी। जिन्होंने किया उनको पता होगा। उसका रीजन क्या था पता है, वो ये इनिशियलाइजेशन था। क्योंकि नए वाले ईसीएम को ये बताना पड़ता है कि भैया ये इंजेक्टर की जो ताकत है वो कितनी रह गई है, ठीक है। और ये इनिशियलाइजेशन हर एक सिस्टम में। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आप एक्चुएशन टेस्ट कर सकते हो, अगर एक्चुएशन टेस्ट दिया है तो, ठीक है। जैसे अगर आप सनरूफ के मामले में देख रहे हो और आपको कैलिब्रेशन कैसे करना नहीं पता है, एक्चुएशन में जाइए 2 बार 3 बार आपके जो सनरूफ है उसको खोलिए, बंद कीजिए, आपका जो ईसीएम है नया वाला वो नई वाली वैल्यू ले लेगा और काम करना शुरू कर देगा। अब आप चाहते हो ईसीएम चेंज किया, इंजन बढ़िया ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करे, तो इसको शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम लर्न करवा दीजिए। एक 20 30 50 किलोमीटर की कैसे करते हैं, लाइव डेटा को ओपन रखिए और उसके बाद में गाड़ी को चलाइए 10 15 20 किलोमीटर तक। आपकी जो लर्निंग है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम की वो ले लेगा। उसके बाद में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहेगा। हालांकि देखो ये मल्टी ब्रांड से इतना इजी नहीं होता है। ये जो मैंने कुछ तरीके मतलब जिनसे मुझे रिजल्ट मिला, मैं उस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम अडेप्टिंग। उसके बाद एक्चुएटर सेंसर की लर्निंग हो गई, आपके बाकी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड करना हो गया। इसमें खास करके जैसे बीसीएम है तो बीसीएम आपने चेंज किया तो उसके बाद उसकी जो लर्निंग होती है वो सनरूफ मॉड्यूल के लिए होगी, आपके डोर विंडो के लिए होगी, इस तरीके से। तो एक चीज और याद रखिए कि कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है वो सीमित नहीं है आपके ईसीएम तक। आज के टाइम पे हर एक मॉड्यूल को कोड करना पड़ता है या प्रोग्राम करना पड़ता है, पड़ जाता है, नॉट पड़ता है, पड़ जाता है, ठीक है। चाहे वो एबीएस हो, एयरबैग हो, कोई भी मॉड्यूल हो, उस केस में हमें ये करना पड़ जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी बस क्या है कि बस इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो उसके बाद में ये एक इनिशियलाइजेशन का ये है। जैसे एबीएस आप चेंज कर रहे हो ना, बस क्या करो, एक्चुएशन टेस्ट में जाके एबीएस की सारी वॉल्स को ओपन क्लोज कर दो इग्निशन ऑन के अंदर। तो नया वाला मॉड्यूल क्या करेगा, उनकी पोजीशन जो है, उनके काम करने का तरीके को लर्न कर लेगा, उसके बाद वो बढ़िया तरीके से काम करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे सेंसर्स भी होते हैं, ओके। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें, जिसे मैं कहता हूं डिस्क्लेमर। अगर आप ऑन व्हीकल गाड़ी पे कोडिंग कर रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको डिस्क्लेमर है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जब ये आप नोट करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर का मतलब होता है चेतावनी। कोडिंग करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, आपकी जो बैटरी वोल्टेज है कोडिंग के मामले में 100% चार्ज होनी चाहिए, यानी 12.6 वोल्टेज आपको होनी चाहिए। इंजन आपका रहेगा बंद और इग्निशन ऑन में ही करना है। कभी भी इंजन स्टार्ट करके कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं की जाएगी किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल की।
ठीक है, क्योंकि उसकी जो कोडिंग करने का जो वोल्टेज होती है वो 12.6 होती है। आप जैसे इंजन स्टार्ट करोगे 13.5 के ऊपर वोल्टेज चली जाएगी और वो कोडिंग लेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद में जब आप कोडिंग कर रहे हो तो एक चीज का और ध्यान रखना है आपने कि आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप सेम पार्ट नंबर का ईसीयू लेकर आ रहे हो तो कोशिश कीजिए पहला काम कि भाई आपके पास में मैं ढूंढ के लेकर आऊं कि मेरा जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो सेम पार्ट नंबर का हो, तो मैं कोडिंग उसको आसानी से कर पाऊं। अब चौथा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपैटिबल डिवाइस विद सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, कंपैटिबल डिवाइस विद सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी आपके पास में एक ऐसा टूल होना चाहिए जो कि आपकी जो कोडिंग करनी है जिस भी मॉड्यूल की या प्रोग्रामिंग करनी है उनको सपोर्ट करता हो। ऐसा नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ऐसा है कि आपका सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं करता है और आप उससे कोडिंग किए जा रहे हो जस्ट बिकॉज उसके अंदर एक ऑप्शन दिया है जहां पर लिखा है कोडिंग, और आप उसमें करने की कोशिश कर रहे हो तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके अंदर बाय डायरेक्शनल ऑप्शंस सपोर्ट होना चाहिए। बाय डायरेक्शनल सपोर्ट क्या होता है? एक तो डेटा जो है यानी कि जो रीड करने का डेटा भी, ठीक है, सॉरी, कम्युनिकेशन वन वे नहीं, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन ले भी सकता है, सॉरी ये रीड हो गया एंड दिस इज राइट। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन ले भी सकता है और आगे अगर कोई डेटा मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास में होना चाहिए। मैं लास्ट में बोनस में आप लोगों को बताऊंगा भी कुछ ऐसे टूल जो आप कैटेगरी वाइज जो है यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो मॉड्यूल आपने नया वाला लगाया, एंड ये इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, प्लीज ध्यान रखो। जो भी आपने नया मॉड्यूल लगाया उसके अंदर पहले से कोई प्रीवियस डीटीसी नहीं होना चाहिए, पहले से कोई डीटीसी नहीं होनी चाहिए। ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, समझ लीजिए एक एग्जांपल देता हूं। आपने चेंज किया ईसीएम। ठीक है, आपने एक पुराना सेकेंड हैंड ईसीएम लेकर आया। ठीक है, और सेकेंड हैंड ईसीएम लेकर आके आपने क्या किया कि उसका डीटीसी नहीं देखा और आप कोडिंग कर रहे हो। चलो कोडिंग हो गई, लेकिन उस ईसीएम में पहले से ही टोटल आउटपुट वोल्टेज का फॉल्ट था। तो क्या होगा? कोडिंग हो गई, ईसीएम काम करना शुरू कर दिया, लेकिन थ्रॉटल खुल ही नहीं रही है। तो क्या फायदा हुआ? याद है ना, कोडिंग जो है वो वन वे कोड होता है, मतलब एक ही तरीके से एक ही साइड से डेटा डाला जाता है, उसमें कोई रीड राइट या मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो थ्रॉटल आउटपुट नहीं हुआ, कोडिंग करके भी क्या फायदा हुआ? इसीलिए आपको क्या करना है, पहले स्कैन करना है और देखना है उसके अंदर पहले से कोई डीटीसी तो नहीं है। हम लोग कई बार ठुकी हुई गाड़ी से या स्क्रैप में से ईसीएम लेकर आते हैं, बिना उसको देखे लगाते रहते हैं। ठीक है, और कितनी बार मुझे ऐसे कंप्लेंट आती है कि सर ईसीएम चेंज किया था, सेकेंड हैंड लगाया था, उसके अंदर वो लगाने के बाद में पहले तो गाड़ी चालू हो रही थी, लेकिन अब गाड़ी चालू भी होना बंद हो गई। आपने देखा ही नहीं उसके अंदर फॉल्ट क्या था। हो सकता है नया वाला जो ईसीएम आपने लेकर आया उसमें इंजेक्टर आउटपुट का फॉल्ट हो, तो इंजेक्टर खुल ही नहीं रहे हैं, तो कहां से चालू गाड़ी होगी? और पहले वाली गाड़ी जो है उसके अंदर पहले वाली जो ईसीएम उसके अंदर थ्रॉटल आउटपुट का फॉल्ट था। तो ये सबसे जरूरी चीजें होती है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 6, न्यू और सेकेंड हैंड ईसीएम। कोडिंग के लिए आप कोई भी ईसीयू यूज कर सकते हो, सेकेंड हैंड भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। कुछ गाड़ियों में जो है वो सेकेंड हैंड नहीं यूज होता है, खास करके प्रीमियम में, लेकिन ज्यादातर में जो ईसीयू है वो आपका नया वाला सेकेंड हैंड वाला यूज हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ ये जो कोडिंग होगी ये आपकी ऑनलाइन है। आज सभी कंपनी में जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं सब ऑनलाइन हो चुके हैं। ठीक है, और ऑनलाइन है तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको लग रहा है, हमने क्या किया है, मोबाइल से हॉटस्पॉट दिया है और आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है, तो उस केस में मत कीजिए। हालांकि देखिए कोडिंग में कोई रिस्क नहीं है ज्यादा, ये याद रखिए, दिस इज लेस रिस्की, लेकिन रिस्की तो है, सही बात है ना। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम इसको थोड़ा इन सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। 1 2 3 4 5 6 7 ये कोडिंग के लिए है, स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए। इसके बाद आता है आपका प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में देखिए बहुत सारे जो कॉमन है वो तो है ही। यहां पर देखिए, दिस इज बैटरी वोल्टेज स्टेबल 13.5 से ऊपर।
ठीक है, मोर देन 13.5 वोल्टेज, और ये स्टेबल है, यानी इसके अंदर वोल्टेज कैसी रहनी चाहिए, 13.5, और ऐसी ही रहनी चाहिए, ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, ये ऐसी ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरा यहां पर देखिए, इंजन ऑफ होना चाहिए, जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हो इंजन ऑफ होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए कि इंजन अगर ऑफ है तो 13.5 वोल्टेज कैसे मिलेगी, और चलो अगर 13.5 वोल्टेज हम लोग दूसरी गाड़ी से दे भी रहे हैं तो मैं इसको कांस्टेंट कैसे रखूंगा, स्टेबल कैसे रखूंगा। तो स्टेबल रखने के लिए अगर आप प्रीमियम गाड़ियों में काम कर रहे हो, देखिए आप में से बहुत सारे लोग अगर जिन्होंने किया है पहले वो ये सोच रहे होंगे कि अरे कुछ नहीं होता, मैंने बहुत सारी गाड़ियों पे किया हो जाता है, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर आपका हो गया है तो। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप कर रहे हो तो 50-50% चांस है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। जब भी आप इग्निशन ऑन करके जिसकी वोल्टेज इग्निशन ऑन पे हमारी कितनी होती है, 12.6 वोल्टेज। ठीक है, अब आप इग्निशन ऑन करके 12.6 वोल्टेज पे प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामिंग जो है ना लंबी चल जाती है, और प्रोग्रामिंग हो रही है तो यानी कंट्रोल मॉड्यूल भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी जो है ना डाउन होने लगती है, और अगर ये बैटरी डाउन होके आपका कंट्रोल मॉड्यूल कम्युनिकेशन ही बंद कर दे, कंट्रोल मॉड्यूल कितने पे कम्युनिकेशन बंद करेगा, 11 वोल्टेज पे उसका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। वो डेड नहीं होगा, कम्युनिकेशन बंद होगा। तो अगर ये कम्युनिकेशन बंद हो गया तो जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो बीच में ही कट हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए एक्सपर्ट का ये कहना होता है, या फिर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट छोड़ दो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि भाई स्टेबल वोल्टेज चाहिए होती है 13.5 वोल्टेज। ओके, क्योंकि इसके लिए हमें एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, प्रोफेशनल टूल आता है, या बैटरी चार्जर भी कहते हैं उसको, लेकिन बैटरी चार्जर ऐसा जिसमें आप वोल्टेज सेट कर सको जो कि हिले नहीं, मतलब उतनी ही, और ये पोर्टेबल होता है, मतलब आपको ऐसी जगह पे लगाना होगा जहां पे, क्योंकि आपका जो नॉर्मल बैटरी चार्जर होता है ना, वो बैटरी चार्जर भी क्या कर रहा होता है कि आपकी चार्जिंग के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है प्रोफेशनली ऑटोमोबाइल के लिए, उसमें एक फीचर क्या होता है कि आपने 13.5 कर दिया तो 13.5 ही रहेगा, डायरेक्ट इस तरीके से, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा प्रोग्रामिंग में खास करके। इसके बाद आता है कि इसके अंदर सेम पार्ट हो या फिर सेम ईसीयू हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई और भी ईसीयू है तो भी चल जाएगा। इसके बाद कंपैटिबल डिवाइस, तीसरी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्रामर आपका परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो अब बात ये आती है कि भाई कैसे ले हम लोग प्रोग्रामर, अगर मुझे लेना है तो मैं कैसे लूँ, कैसे पता लगाऊं। तो इसकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं हमेशा यूज करता हूं इसको। प्रैक्टिस क्या है कि जब भी कोई नया टूल मार्केट में आए और कंपनी ने बोला कि ये प्रोग्रामर है, ठीक है, तो 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने में मार्केट से रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। कंटिन्यू आप लोग, जैसे आप एक कार खरीदते हो तो 3-4 महीने तो उसके रिव्यू देखते हो कि भाई कैसी चल रही, क्या चल रही है, उसके बाद खरीदते हो। उसी तरीके से प्रोग्रामर खरीदने से पहले भी 6-7 महीने रुक जाइए, जब कोई उसको यूज कर ले, जब उसकी रिपोर्ट अच्छी आए तभी जाके लीजिए। ठीक है, मैं खुद भी आपको अपने बारे में बताता हूँ, मल्टी प्रोग हमें लेना है, अभी तक मैंने लिया नहीं है, लेकिन ये जो मल्टी प्रोग है, प्रोग्रामर जो ऑन व्हीकल, ऑन टेबल और तीनों मोड पे करता हो, इसको आके करीब 1 साल हो चुका है, और 1 साल से मैं मार्केट से रिपोर्ट ले रहा हूँ कि भाई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हमने जो है ना इसका ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है अच्छा है। ओके, सेम चीज मैंने KT200 के साथ की थी। जब KT200 आया था तो लोगों ने बोला था कि सर KT200 बहुत अच्छा है, ले लीजिए, आपके ट्रेनिंग के भी काम आएगा, प्रोग्रामिंग के काम भी आएगा। बट मैंने सेम चीज की कि नहीं भाई 6-8 महीना जाने तो पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं है। सेम चीज हुई, पता चला कि ये जो डिवाइस है KT200 ये बकवास है, इसमें पैसा वेस्ट है। ठीक है, जब मार्केट में आया था तो लोगों ने 80,000 90,000 जैसे बकरा मिला वैसे काटा है। आज 30-35 हजार रुपए में मार्केट में मिलता है, और जिनका एक्सपीरियंस है उनको पता है कि ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे आप पता लगाएं
कि भाई जो मैं प्रोग्रामर लेने की सोच रहा हूँ वो सही भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, थोड़ी रिसर्च कीजिए। पैसे कम नहीं है एक प्रोग्रामर लेने में, ऑन व्हीकल प्रोग्रामर लेने में पैसा खर्चा हो जाता है। जैसे पैड 7 है, ठीक है, तो अच्छा प्रोग्रामर है, लॉन्च का ही आता है। ये इस तरीके से ही दिखाई देता है, आई थिंक पैड 7 या पैड 5 है। और ऑटेल का अल्ट्रा आता है, ठीक है। तो ये सब प्रोग्रामर है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर है। तो ये के सब प्रूवन है, अगर आप ये लेने जाओगे तो आपके अच्छे पैसे खर्चे हो जाते हैं। और इसीलिए पहले जरूर ये देखिए कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ये लेना चाहते हो, ये लेने की सोच रहे हो, तो आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं ये सारे टूल में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है वो सारा जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसके अंदर भी सेम, कोई भी पहले वाली डीटीसी नहीं होनी चाहिए। नया वाला जो कंट्रोल यूनिट, जो रिप्लेस वाला कंट्रोल यूनिट आप लगा रहे हो, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका चाहे नया ईसीएम हो या सेकेंड हैंड ईसीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यूज वोल्टेज स्टेबिलाईजर, क्योंकि हमें वोल्टेज जो है ये चाहिए होती है। ये वोल्टेज स्टेबिलाईजर ये भी महंगा आता है, बट इसका भी तरीका है स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए। सही तरीके से करो तो स्टेबल किया जा सकता है वोल्टेज को, ठीक है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने होते हैं, और वो बिल्कुल भी आपके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो गड़बड़ हुई तो भी आपकी प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो प्रोग्रामिंग है ऑन व्हीकल सबसे रिस्की होती है, ठीक है। तो यही एक वजह है कि अभी ज्यादातर लोग जो है ना प्रोग्रामिंग ऑन टेबल करते हैं, क्योंकि ऑन टेबल पे सिर्फ एक ही कंट्रोल मॉड्यूल के साथ में कम्युनिकेशन होता है। अगर प्रॉब्लम आई तो एक कंट्रोल मॉड्यूल, लेकिन ऑन व्हीकल में क्या प्रॉब्लम आई तो बहुत सारे कंट्रोल मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 8वां पॉइंट देखिए, चार्ज योर टैबलेट और लैपटॉप फुल बिफोर स्टार्टिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो चाहे वो आपका टैबलेट हो स्कैनर का, चाहे वो लैपटॉप हो, जो भी टूल आप यूज कर रहे हो उसको कंपलसरी चार्ज पे लगाइए, और वो 100% फुल चार्ज होना चाहिए। उसकी बैटरी जल्दी जल्दी नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि IM508 होता है आपका, या एक्सटूल का जो इमोबिलाइजर के लिए कोडर आते हैं, वो क्या होता है ईसीएम से इमो का डेटा निकालते हैं, ठीक है। ये जो एक्सट्रैक्ट करने में कई बार जो है ना 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब IM508 जो है ना वो बहुत अच्छा इमोबिलाइजर के लिए बहुत अच्छा टूल है। प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये जो इसका जो हार्डवेयर है ना 508 का, ये 5 से 6 घंटे में गर्म होकर हैंग हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से 80% टाइम ये हम लोग निकाल ही नहीं पाते इमोबिलाइजर का डेटा। अब क्योंकि वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, याद रखिए, वो जो डेटा हम लोग बोलते हैं कि कोड जो है ना निकालता है, वो जो कोड निकाल रहा है वो प्रोग्रामिंग ही है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि उसको ढूंढना पड़ता है, और वो ढूंढने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए समय जाता है। तो अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर तो सपोर्ट करता है लेकिन हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं करता। इसीलिए आपकी चार्जिंग से लेकर आपका हार्डवेयर परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये जो डिवाइस है वो बजट फ्रेंडली बनाया था। तो उसमें उन्होंने इतने फीचर तो दे दिए सॉफ्टवेयर के मामले में, लेकिन हार्डवेयर कमजोर है, जिसकी वजह से 5-6 घंटे में इतना गर्म हो जाता है कि आगे कई बार काम ही नहीं कर पाता। अभी मुझे नहीं पता नए वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसकी 4-6 महीने तक तो थी पहले, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है आपका हाई स्पीड इंटरनेट, और ये भी स्टेबल होना चाहिए जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो, ठीक है। स्टेबल मतलब कैसे रखोगे, हालांकि इसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको 100% स्टेबल रखना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि आपका ओनली वायर्ड कनेक्शन, सिर्फ और सिर्फ वायर्ड कनेक्शन पे ही प्रोग्रामिंग कीजिए, वायरलेस पे मत कीजिए। क्योंकि अगर आप वायरलेस पे करोगे और अगर आपका बीच में किसी वजह से कनेक्शन टूट गया तो आपका पूरा फाइल हो जाएगी करप्ट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। कोडिंग कैसे होती है, कैसे दिखाई देती है, इसको लेके आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में कोई नहीं बताता है, और यही वजह थी कि ये क्लास मैंने बनाई और इतने सारे लोग उसमें ज्वाइन हुए। तो अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं।